वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे दिसंबर 2023 के करंट अफेयर को। तो यहाँ पर जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिसंबर 2023 से यहाँ पर बनते हैं उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है, जिसमें आपको जो भी लेटेस्ट टॉपिक थे, मेन टॉपिक जो कि एग्जाम्स में जो है आपको काफ़ी यूजफुल रहेंगे। जो भी अपकमिंग एग्जाम एंड करंट एग्जाम्स जो चल रही है उनमें जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं उनसे संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने यहाँ पर कोशिश की है लगभग यहाँ पर मेन टॉपिक्स को कवर कर पाएं। तो उस हिसाब से आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल यहाँ पर ये रहेगी। तो जैसा कि मैं बता दूं, हर बार की तरह इस बार भी जो है आपको जो यहाँ पर पीडीएफ है वो कलरफुल प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको मिलेगी। एंड साथ ही साथ जो है आप ये करंट अफेयर स्टडी करेंगे, इनको आप जाकर के हमारी सिविल की गोली ऐप पर एज ए टेस्ट प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और वहां से जो है आपको अच्छी तरह से क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे। तो इसके लिए आप टेस्ट प्रैक्टिस जरूर से यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो टॉपिक्स यहाँ पर शामिल किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों के लिए काफ़ी यहाँ पर यूजफुल यहाँ पर रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा जा रहा, वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल इनोग्रेटेड। तो दुनिया का सबसे जो पहला है पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पर शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब है गुरुग्राम हरियाणा में। तो यहाँ पर हाल ही में जो है अपने गुरुग्राम हरियाणा के अंदर ये पोर्टेबल हॉस्पिटल शुरू किया गया है जिसका नाम आरोग्य मैत्री क्यूब रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पोर्टेबल के नाम से ही यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि ये पूरी तरीके से पोर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल हॉस्पिटल है जो इन्होंने यहाँ पर बनाया है। जिसकी खासियत यहाँ पर यह है कि इसको कोई भी आपातकाल में जैसे कि भूकंप एंड बाढ़ जैसी जो कंडीशंस होती है वहां पर इसको ले जाकर के डायरेक्ट शिफ्ट किया जा सकता है, जहां पर ये मात्र 1 आवर में बन करके तैयार हो जाएगा और वहां पर 200 पेशेंट्स को एक साथ जो है यहाँ पर रखा जा सकेगा और उनका इलाज उस हिसाब से यहाँ पर किया जा सकेगा। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी एक और खासियत है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, जिसको बनाने में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने हेल्प की है और इस हिसाब से पूरी तरह से दुनिया का पहला जो पोर्टेबल हॉस्पिटल यहाँ पर बना है और पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। इसी तरह आगे हम बात करें यहाँ पर, तो हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक जो है गीता महोत्सव का भी आयोजन किया गया है हाल ही में, जो कि हर साल होता है और इस बार जो है 7 से 24 दिसंबर तक यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनता है कि गीता महोत्सव का आयोजन कब हुआ, तो उसका जवाब यहाँ पर 7 से 24 दिसंबर है। तो आगे बढ़ते हैं और जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर पूछा गया है, नेम द फर्स्ट पेयर टू बिकम द ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की पहली यहाँ पर जोड़ी का नाम बताएं। तो इसका सही जवाब है आर वैशाली और आर प्रज्ञानंदा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आर प्रज्ञानंदा है वो पहले से ही ग्रैंड मास्टर बन चुके थे। इसके बाद हाल ही में इनकी जो बड़ी सिस्टर है वैशाली, इन्होंने भी जो है हाल ही में ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है, जिसके लिए इन्होंने तुर्की के एफएम तामिर तारिक सेलबेस को हराया है और उसके बाद इन्होंने वो ग्रैंड मास्टर अपने नाम किया है। तो इसी के साथ ये ऐसा करने वाली भारत की तीसरी महिला भी बन गई है, क्योंकि इससे पहले आंध्र प्रदेश की कोनेरू हम्पी एंड हरिका द्रोणवल्ली ने यह टाइटल अपने नाम किया था। तो कुल मिलाकर अब ये इनके बाद तीसरी महिला भी बन गई है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से निकल कर आता है कि ये ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की तीसरी महिला है। और संयुक्त रूप से देखा जाए तो ये दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते हैं, दोनों ब्रदर सिस्टर की यहाँ पर ये जोड़ी है। इस हिसाब से ये पहली इंडिया की जोड़ी भी बन गई है भाई बहन की जो कि ग्रैंड मास्टर जीत चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हु हैज बिल्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है। तो इसका सही जवाब है जापान एंड यूरोपियन यूनियन ने। तो यहाँ पर हाल ही में जापान ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के इस रिएक्टर का निर्माण किया है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। ये अपने आप में दुनिया का एक तरीके से पहला फ्यूजन रिएक्टर है। इससे पहले जो भी रिएक्टर्स वर्तमान में काम कर रहे हैं वो दूसरी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं जिनको फ्यूजन रिएक्टर कहा जाता है। तो आप इस दोनों का अंतर यहाँ पर समझें कि ये जो प्लांट है ये फ्यूजन रिएक्टर है और जो पहले से काम कर रहा है वो फ्यूजन रिएक्टर ऑलरेडी चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्यूजन रिएक्टर इन्होंने बनाया है ये अपने आप में एक तरीके से जो है एक्सपेरिमेंट के बेस पर यहाँ पर है।
यानी कि ये मतलब बना तो पूरा है, लेकिन एज ए एक्सपेरिमेंट अभी इसमें काम हो रहा है। अगर ये सफल रहता है और इनकी जो रिक्वायरमेंट और जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसको बनाया गया था, जैसे कि भविष्य में यहाँ पर कार्बन मुक्त ऊर्जा की प्राप्ति के लिए आसानी से यहाँ पर जो है लाइट से ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके, उसके हिसाब से जो है इसमें एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अगर ये सफल होता है तो फिर इसे बड़े पैमाने पर जो है पूरी दुनिया में या फिर जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट एंड डिमांड होगी वहां पर इसको स्थापित किया जा सकेगा। तो ये रिएक्टर काम कैसे करता है उसकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रिएक्टर में ये जो यहाँ पर लगा हुआ है सिस्टम, इसको टोकामेक बोला जाता है, जिसमें यहाँ पर प्लाज्मा को घुमाया जाता है, यानी जो रिएक्शन इनका करवाया जाता है, जिससे कि 2 करोड़ डिग्री से भी ज़्यादा का यहाँ पर टेम्परेचर जनरेट होता है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर जो क्रियाएं होती है उससे फिर बिजली उत्पन्न होती है। तो उसी के हिसाब से इन्होंने इसका निर्माण किया है। तो यहाँ पर इसके बारे में देखें और तो यहाँ पर जो इसका नाम दिया है वो यहाँ पर JT60 ऐसे इसका नाम दिया गया है, और 1 दिसंबर से ये शुरू हो चुका है। और ये बना हुआ है 6 मंजिला इमारत के अंदर, यानी इसकी जो हाइट है वो 6 मंजिला इमारत की, जहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है, विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर एज वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बाई ऑक्सफर्ड डिक्शनरी। तो यहाँ पर अलग अलग डिक्शनरियाँ अपने अपने हिसाब से जो भी मोस्ट पॉपुलर वर्ड होते हैं ईयर में उनका चुनाव करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। तो इस बार जो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ने जो वर्ड चुना है वो यहाँ पर रिच है। रिच वर्ड का मतलब यहाँ पर चार्म एंड अट्रैक्शन होता है, जो कि यहाँ पर रिलेशनशिप में यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, तो इस बार इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रचलन रहा है। रिलेशनशिप में यहाँ पर जो एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन होता है उसको एक शॉर्ट नाम दिया गया है रिज। जैसे कि आपने सुना होगा 2017 के दौर में सबसे पहले यहाँ पर एक सेल्फी वर्ड है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जो आज तक चला रहा है। उसी तरह से यहाँ पर ये रिज है जो एक स्पेशल एक रिलेशन को दर्शाता है, जहाँ पर चार्म एंड अट्रैक्शन को जाहिर करने के लिए, यानी कि उसको जो है एक तरीके से अपील करने के लिए वहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, वो है यहाँ पर रिज। तो इसके बाद हम बात करें तो जो गोबलिन मोड यहाँ पर है ये इसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 था। इसके बाद बात करें एआई की, तो एआई का भी आप सबको पता ही होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। तो जो एआई है, एआई को यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर कोलिन डिक्शनरी ने घोषित किया है। ये कोलिन डिक्शनरी है, इनके हिसाब से एआई वर्ड है 2023 का। बात करें यहाँ पर हेलुसनेट की, तो जो हेलुसनेट है ये यहाँ पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर जो भी एआई हेलुसनेट एंड रिज है, ये अलग अलग डिक्शनरियों ने अपने अपने वर्ड ऑफ द ईयर इनको यहाँ पर बना रखा है। जिसमें अर्थ की बात करें एआई का आपको पता ही है। गोबलिन मोड की बात करें तो ये एक तरीके से फैशन पर निर्धारित था कि लोग अपनी अपनी मर्जी से अपनी चॉइस के हिसाब से कैसा भी फैशन कुछ भी कपड़े वगैरह जो है वो पहन सकते हैं। तो उसी को दर्शाने के लिए यहाँ पर गोबलिन मोड का इस्तेमाल है वो काफ़ी चलन में यहाँ पर रहा था। तो यहाँ पर ये वर्ड है ये कुल मिलाकर किसी न किसी माध्यम से, जैसे कि किसी बड़े यूट्यूबर के द्वारा या फिर कोई सोशल मीडिया पर कोई जो हैशटैग चलता है उसके द्वारा, आदि जगहों से यहाँ पर ये वर्ड वगैरह जो यूज होते हैं उसके हिसाब से इनका चुनाव किया जाता है, या फिर ज़्यादातर लोग जिनको इस्तेमाल करते हैं या सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं उनके हिसाब से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में मतलब वेयर हैज द आउटब्रेक ऑफ वाइट लंग सिंड्रोम हैज बीन सीन इन चिल्ड्रन रिसेंटली। तो हाल ही में यहाँ पर एक वाइट लंग सिंड्रोम की जो बीमारी है, जो प्रकोप है, वो कहाँ पर देखा गया है। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर यूएसए, अमेरिका में। तो यहाँ पर अमेरिका के ओहियो में हाल ही में यहाँ पर जो है वाइट लंग सिंड्रोम के पेशेंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो कि ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पर प्रभावित करता है, जिसमें 3 से लेके 14 ईयर तक के बच्चों में यहाँ पर ये रहता है। इससे पहले ये चीन वगैरह देशों में भी यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन अब जो हाल ही में है यहाँ पर अमेरिका के अंदर भी इसका जो है प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो इसके जो लक्षण है वो कुल मिलाकर एक तरीके से निमोनिया की तरह ही होते हैं, जिसमें बुखार, खांसी, थकान आदि चीज़ें यहाँ पर रहती है। और जो फेफड़ों के अंदर जो लंग्स अपने होते हैं, लंग्स के अंदर जो है वाइटपन एक दिखाई देता है जब जांच होती है। तो हालांकि इस बीमारी का भी पूरी तरह से पता यहाँ पर नहीं चल पाया है कि क्या इसका इलाज है और किस तरह से यहाँ पर ये होती है, क्योंकि जो चाइना के अंदर जो सेम बीमारी पाई गई थी वहाँ पर जो लक्षण थे उनका और इसमें जो है ज़्यादा मैचिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो उस हिसाब से अभी ये इनके ऊपर अभी जांच चल रही है, जो भी यहाँ पर निकल कर आता है उसके बाद ही जो इसके रियल जो कारण है उनकी पुष्टि हो पाएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू रिसेंटली गिव फॉर्मली रिकॉग्नाइजेशन टू द तालिबान रन अफगान गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में अफगान की गवर्नमेंट को कौन से देश ने औपचारिक तौर पर मान्यता दी है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जब से अफगानिस्तान में
तालिबान की गवर्नमेंट बनी है, किसी भी देश ने ओपनली इनको जो है एज ए गवर्नमेंट मान्यता यहाँ पर नहीं दी है। लेकिन इस बार जो चाइना है, चाइना ने इस बार जो है डायरेक्टली यहाँ पर इनको पूरा समर्थन किया है और इस गवर्नमेंट को ऑफिशियली तौर पर जो है मान्यता यहाँ पर दे दी है। क्योंकि चाइना ने हाल ही में अफगानिस्तान के मतलब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो कि तालिबान गवर्नमेंट है, इसके द्वारा नामित करके एंड सेलेक्ट करके भेजे गए अधिकारी को जो है इन्होंने, जो अफगानिस्तान ने अपना एम्बेसडर सेलेक्ट करके भेजा था, उसको इन्होंने बीजिंग के अंदर जो है मान्यता दे दी है। तो इससे साफ मालूम चलता है कि यहाँ पर जो चाइना है, इसने ऑफिशियली तौर पर तालिबान के भेजे गए जो एम्बेसडर को यहाँ पर मान्यता दी है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इन्होंने इनको ऑफिशियल गवर्नमेंट यहाँ पर मान लिया है। हालांकि और बाकी के जो देश है वो अभी तक अफगान को किसी भी तरह की कोई भी मान्यता यहाँ पर नहीं दिए हैं। ओनली फॉर अभी चाइना ही ये ऐसा करने वाला पहला देश है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है, मिशन दक्ष इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टू मिनिमाइज स्कूल ड्रॉप आउट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा, मतलब किस राज्य सरकार द्वारा मिशन दक्ष शुरू किया गया है। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के लिए बनकर आते हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कौन सी स्कीम यहाँ पर लागू की है स्कूल ड्रॉप आउट रोकने के लिए, या फिर यहाँ पर मिशन दक्ष के बारे में कोई भी यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाता है, तो उसी को यहाँ पर हम देखते हैं। तो मिशन दक्ष लागू करने वाला जो राज्य है वो यहाँ पर बिहार है। तो बिहार ने हाल ही में जो भी स्कूल्स थे जहाँ पर जो भी स्टूडेंट होते थे जो कि ठीक से पढ़ नहीं पाते थे या पढ़ाई में जो कमजोर थे, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने एक नई स्कीम लागू की है, जिसके तहत यहाँ पर जो भी कमजोर छात्र है जिनके हाल ही में यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे उसके हिसाब से उनको तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो शिक्षा विभाग ने यहाँ पर अनुमति दी है कि यहाँ पर जो एक टीचर रहेगा, इसके अंडर में कुल 5 स्टूडेंट यहाँ पर रखे जाएंगे, यानी कि एक टीचर को 5 स्टूडेंट्स को पढ़ाने की या उनको तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें जो टीचर्स हैं वो 5-5 कैंडिडेट्स का यानी 5-5 स्टूडेंट्स का समूह बनाकर इनको पर्सनल तौर पर जो है अच्छे से पढ़ाएंगे, ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो और बेहतर यहाँ पर हो पाए और उनकी जो कमजोरियां हैं उनको दूर किया जा सके, जिससे कि उनकी जो शिक्षा एंड जो एजुकेशन का जो उनका लेवल है वो और भी अच्छे से यहाँ पर हो पाएगा। क्योंकि एक टीचर जब 5 लोगों को पढ़ाएगा तो आसानी से जो है वो उनको समझा पाएगा। तो उस हिसाब से इन्होंने ये स्कीम यहाँ पर लागू की है। तो यहाँ पर लगभग 25 लाख जो है छात्रों को यहाँ पर इसमें शामिल करने की यहाँ पर योजना है, जो कि 2024 में जो एग्जाम होंगे फिर उनके आधार पर जो है फैसला किया जाएगा आगे इस योजना के बारे में। क्योंकि यहाँ पर साफ यहाँ पर चेतावनी दी गई है शिक्षा विभाग के द्वारा कि जो भी टीचर्स यहाँ पर पढ़ाएंगे उसमें किसी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो, और जो भी छात्र इसमें शामिल होंगे उनके शिक्षा के स्तर में जो है 2024 की जो परीक्षाएं होगी उसमें जो है सुधार यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो इसी तरह से मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना भी यहाँ पर बिहार सरकार ने लागू कर रखी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना भी इन्होंने यहाँ पर शुरू कर रखी है, जिसमें जिसमें इंटरमीडिएट जो अनमेरिड स्टूडेंट्स यहाँ पर होगी गर्ल्स, उनके लिए स्कीम है यहाँ पर, जिसमें 10,000 रुपये तक की राशि यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा जो कॉलेज में स्टडी करने वाली जो गर्ल्स है उनके लिए 25,000 की प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाएगी। तो ये अलग अलग जो स्कीम्स है ये भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से है, तो इनको भी जो है आप यहाँ पर याद रखें, इनसे भी यहाँ पर क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है, हु अमोंग द फॉलोइंग विन 2023 नोबल पीस प्राइज। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नोबल पुरस्कार हर बार अलग अलग कैटेगरी में और अलग अलग तरीके से लोगों को यहाँ पर दिया जाता है अपने अपने सेक्टर्स में योगदान देने के लिए। तो यहाँ पर हाल ही में जो पुरस्कार दिया गया है इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यहाँ पर नोबेल शांति का जो पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में यानी कि पिछले साल ईरान में जो भी वुमेन्स के साथ जो अत्याचार एंड जो क्राइम होते थे उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और उनके सेक्टर में बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर काम किया था उनके हक के लिए। तो इस हिसाब से इनके काम को देखते हुए इनको जो है ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। इन्होंने वहां पर एक आंदोलन चलाया था जिसकी थीम वुमेन्स लाइफ फ्रीडम यहाँ पर रखी थी, जो कि महिलाओं को आज़ादी की बात करता है कि उन्हें भी बराबर पुरुषों के हक दिए जाएं और किसी तरह की कोई भी पाबंदी यहाँ पर ना हो। तो उस सेक्टर में इन्होंने आवाज उठाकर महिलाओं की एकजुटता में यहाँ पर काम किया, तो उसके लिए उनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आप पर पूछा गया है, नेम द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू रजिस्टर फर्स्ट सेम सेक्स मैरिज। तो यहाँ पर पहला ऐसा कौन सा दक्षिण एशियाई राष्ट्र है जिसने अपने पहले समान लिंग विवाह को यहाँ पर पंजीकृत करवाया है, यानी कि कौन सा जो राष्ट्र है दक्षिण एशियाई जहां पर पहली बार ये सेम सेक्स मैरिज जो यहाँ पर हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर नेपाल है। नेपाल में हाल ही में एक जोड़े ने, जो सेम सेक्स कपल थे, उन्होंने यहाँ पर अभी शादी की है, जिनका यहाँ पर पिछले लगभग 5 महीने से जो है इनका मामला कोर्ट में चला रहा था। इसके बाद जो है वहां से इनको अनुमति मिली और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी मैरिज सफलतापूर्वक की। तो इसके बाद जो है लगभग 5 महीने के इंतजार के बाद जो है पहला ऐसा मैरिज है, पहला केस यहाँ पर रजिस्टर हुआ है नेपाल में। तो इसके बाद नेपाल जो है पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बन गया है। इससे पहले यूरोपियन कंट्रियों में, अदर कंट्रीज में काफ़ी जगह ये जो मैरिज है पहले से रजिस्टर यहाँ पर काफ़ी हो चुकी है। तो इसके बाद आगे से इस तरह की मैरिज के रास्ते भी जो है लोगों के लिए खुल गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो है इसको अनुमति दी है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, नेशनल डिफेंस अकेडमी 145 से पासिंग आउट परेड ऑफ एनडीए टेक पैलेस, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की 145वीं पासिंग आउट परेड कहाँ पर हुई है। तो इसका सही आंसर है एनडीए खड़गवासला। तो एनडीए का जो खड़गवासला सेंटर है वहां पर ये परेड हुई है। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी नोट करें कि यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में एनडीए की कौन सी परेड हुई है, तो उसके लिए 145 आंसर रहेगा। कहाँ पर हुई है, तो उसके लिए खड़गवासला यहाँ पर है। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसमें यहाँ पर यह है कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है 21 फीमेल कैंडिडेट्स ने भी इसमें यहाँ पर जो है भाग लिया है, यानी कि जो 21 फीमेल कैंडिडेट है वो भी इस बार इसमें शामिल थी, जो कि अपने टर्म के थर्ड फेज में यहाँ पर थी। साथ ही साथ यहाँ पर इसके साथ मिलाकर टोटल 1025 कैंडिडेट्स ने इसमें यहाँ पर हिस्सा लिया है। इसमें कुछ विदेशी कैंडिडेट भी शामिल थे, जिसमें जो अलग अलग अपने फ्रेंडली जो कंट्रीज है इंडिया की नियर बाई, वो यहाँ पर इसमें शामिल थी, जिसमें भूटान, तजाकिस्तान, तंजानिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, सूडान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार के कैंडिडेट भी इसमें यहाँ पर, मतलब कैडेट भी यहाँ पर इसमें शामिल थे, जो कि 30 नवंबर 2023 को खड़कवासला के खेतरपाल परेड ग्राउंड में आयोजित की गई है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इसमें 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पर निकल कर आए हैं, जिसमें आपको एक तो डेट यहाँ पर याद रखनी है, कब निकाली गई, 30 नवंबर 2023 को खड़गवासला में आयोजित की गई। और खास बात थी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स भी पहली बार यहाँ पर शामिल हुई है और ये परेड थी 145वीं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है, विच स्टेट कोलैबोरेट विथ मेटा टू राइज अवेयरनेस अमोंग स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में ऑनलाइन सुरक्षा एंड डिजिटल नागरिकता, यानी कि जो भी डिजिटल ऑनलाइन सुरक्षा आदि चीजें होती है, ऐसी चीजों पर जो है लोगों को जागरूक करने के लिए कौन से राज्य ने जो है यहाँ पर मेटा के साथ जो है पार्टनरशिप की है, ताकि वो मिलकर यहाँ पर इस पर काम कर सकें। तो इसके लिए सही आंसर है यहाँ पर कर्नाटक सरकार। तो हाल ही में यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने मेटा के साथ यहाँ पर LOI पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि इनका एक तरीके से साझेदारी पार्टनरशिप यहाँ पर पत्र है। तो इसका लक्ष्य है यहाँ पर लगभग 1 लाख जो है टीचर्स को, एजुकेटर्स को, एंड लगभग जो है 10 लाख स्टूडेंट्स को जो है जागरूक किया जाएगा। एंड जो यहाँ पर डिजिटल ऑनलाइन सेफ्टी से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर जो है आपसी सहयोग से जो है इनके बारे में चर्चाएं की जाएगी। तो उसके हिसाब से डिजिटल क्रांति में एंड जो भी डिजिटल आजकल जो हालात चल रहे हैं उनमें जो साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम आदि चीजें हैं, वहां पर काफी इसके जो है मदद यहाँ पर मिलेगी। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन IMD's वर्ल्ड डिजिटल। तो यहाँ पर डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग यहाँ पर इंडिया की कौन सी है IMD के मुताबिक, ये यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि जो डिजिटल प्रतिस्पर्धा है, डिजिटल कंपटीशन है, उसमें यहाँ पर इंडिया को कौन सा स्थान मिला है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो यहाँ पर 49 है। तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया को इसमें 49वां यहाँ पर स्थान मिला है। तो यहाँ पर ये जो कंपटीशन है ये यहाँ पर 3 तरीके से यहाँ पर जो है आंका जाता है, जिसमें
डिजिटल नॉलेज हो गई, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई, साथ ही साथ जो भविष्य की जो संभावनाएं हैं एंड फ्यूचर जो प्रिडिक्शन है, फ्यूचर में किस तरह से हम वर्क करेंगे, किस तरह से अपनी क्या चीज़ें रहेगी, उसके हिसाब से बात करें तो तीनों चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर ये मिलता है, जिसमें जो इंडिया की जो नॉलेज है डिजिटल मामले में, वो यहाँ पर बेहतर है। जबकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड जो फ्यूचर की संभावना से संबंधित बात करें तो यहाँ पर जो है थोड़ा यहाँ पर आंकड़ा पीछे यहाँ पर नजर आता है। तो इसी लिस्ट में जो टॉप 10 कंट्री है उनमें सबसे पहला नंबर यूएसए का आता है। इसके बाद नीदरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड आदि का यहाँ पर नंबर है। और 10 नंबर पे यहाँ पर हांगकांग है, 9 पर चाइना है, 8 पर यहाँ पर फिनलैंड है, 7 पर जो है स्वीडन है। और इसमें कुल मिलाकर बात करें इंडिया की तो इंडिया को 49 यहाँ पर स्थान मिला है। हालांकि पहले से इंडिया की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी भी काफी सेक्टर है जिसमें इंडिया 50% से भी नीचे है। तो इनमें जो है कुछ सुधार की यहाँ पर जरूरत है, ताकि जो है और भी ऊपर जो है अपना देश यहाँ पर इससे आ सके। इसके बाद अगर बात करें हम इसी रैंकिंग में एशियाई कंट्रियों की बात करें, एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो इंडिया की यहाँ पर 12th रैंक है, जो यहाँ पर टोटल 14 कंट्री है उनमें से। इसके बाद बात करें तो 20 मिलियन की जो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन रखने वाले देशों की बात करें तो टोटल ऐसे 27 कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 20 मिलियन से ज़्यादा है। तो ऐसे स्थानों की बात करें तो उसमें जो अपने इंडिया की रैंकिंग है वो यहाँ पर 18 रैंक पर यहाँ पर है। और कुल मिलाकर आप देख लिया कि यहाँ पर 49 यहाँ पर रैंक है। और ये रैंकिंग है, ये आईएमडी की रैंकिंग है। बाकी अलग किसी सेक्टर से, मतलब किसी अलग जगह से रेटिंग मिली हो उसमें हो सकता है अलग यहाँ पर डिफरेंस हो। तो यहाँ पर यह चीज़ आप याद रखें कि यहाँ पर जो आईएमडी की रेटिंग है वो यहाँ पर इंडिया की 49 है। तो चलते हैं आगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें पूछा गया है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च हिज न्यू बुक वेलकम टू पैराडाइज, कि हाल ही में यहाँ पर अपनी वेलकम टू पैराडाइज बुक यहाँ पर किसने लॉन्च की है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो यहाँ पर ट्विंकल खन्ना है। ट्विंकल खन्ना को आप लोग जानते ही होंगे, जो कि पहले अब यहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज में इन्होंने यहाँ पर काम किया है। और ये अक्षय कुमार की वाइफ है, जो कि यहाँ पर पहले काफ़ी सारी मूवीज में काम कर चुकी है। साथ ही साथ ये बुक्स भी लिखती है। ये इनकी फोर्थ बुक है। इससे पहले ये 3 बुक पहले भी जो है राइट कर चुकी है एंड उनको लॉन्च कर चुकी है, जिनका नाम है पजामा और फॉरगिविंग, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद एंड मैसेज फनी बॉन्स जैसी बुक से ऑलरेडी लिख चुकी है। और ये इनकी फोर्थ बुक थी, वेलकम टू पैराडाइज। तो वेलकम टू पैराडाइज जो बुक है ये यहाँ पर वुमेन्स के लिए यहाँ पर एक तरीके से राइट की गई है, जिसमें जो यहाँ पर वुमेन्स है जो कि लव मैरिज कर चुकी है एंड यहाँ पर जो अकेलेपन से जो वुमेन्स यहाँ पर फाइट कर रही है, तो ऐसी वुमेन्स की मनोदशा एंड उनकी जो स्थिति होती है उसको ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर ये जो है बुक यहाँ पर बेस्ड है, जो कि इन्होंने राइट की है। तो इससे पहले इनकी तीनों बुक थी, ये भी जो इनकी काफ़ी यहाँ पर पॉपुलर थी। तो उसके बाद इन्होंने अभी चौथी बुक यहाँ पर लॉन्च की है। और इनकी लॉन्चिंग में जो है काफ़ी सारी इनकी जो सहयोगी जो अभिनेत्रियां हैं मूवीज की, वो भी जो है यहाँ पर मौजूद थी इनके लॉन्चिंग इवेंट में। तो इसी तरह से यहाँ पर एक और यहाँ पर बुक है जो कि काफ़ी पॉपुलर थी, रिवर्सिंग रिवर्स स्विंग। तो रिवर्स स्विंग बुक जो ये इन्होंने लिखी थी, ये जो नाम है ये एक तरीके से क्रिकेट में जो रिवर्सिंग होती है उससे प्रेरित है। जो कि ये बुक यहाँ पर लिखी गई थी, द रिवर्स स्विंग, द रिवर्सिंग कॉलोनिज्म टू कॉर्पोरेशन बुक। ये जो बुक इन्होंने लिखी है ये अशोक टंडन द्वारा लिखी गई थी। और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको जो है लॉन्च किया था। तो इस बुक को रिवर्सिंग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो इस बुक में इन्होंने जो पॉइंट्स शामिल करे हैं वो भारत की जो आज़ादी एंड जो अंग्रेजों के शासन के टाइम की जो स्थितियाँ थी उसको इस बुक में यहाँ पर दर्शाया गया है। अलग अलग कंडीशंस उस टाइम पे जो बनी थी, जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, तो उनके जो है उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये बुक लिखी गई है। तो द रिवर्सिंग बुक यहाँ पर जो है अशोक टंडन द्वारा लिखी गई है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जिसमें पूछा गया है, हु हैज बीन अवार्डेड द यूएनएचसीआर नासीन रिफ्यूजी प्राइज 2023। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यूएनएचसीआर का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो यहाँ पर एक ये पुरस्कार है यूएनएचसीआर नानगेन रिफ्यूजी अवार्ड, जो कि 1954 में स्टार्ट किया गया था। इसमें उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है जो कि रिफ्यूजी जो लोग होते हैं इनके लिए, या इनके जो है मदद के लिए जो यहाँ पर काम करता है। रिफ्यूजी जो होते हैं अलग अलग देशों में, इनके बच्चों के लिए, इनकी शिक्षा के लिए, इनके रोजगार के लिए, मतलब किसी भी सेक्टर में अगर कोई इनके लिए वर्क करता है तो उनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। तो इस बार का जो ये अवार्ड था
वो यहाँ पर अब्दुल्लाई मायर को दिया गया है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर इस सेक्टर में काम किया था। जहाँ पर इन्होंने जो केनिया की जो पीपुल है, वहाँ के जो बच्चे थे केनिया के रिफ्यूजी, तो वहाँ पर उनकी शिक्षा के लिए इन्होंने यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा काम किया था। जहाँ पर इन्होंने 1 लाख जो है बुकें यहाँ पर उनमें बांटी है। एंड उनकी जो शिक्षा है उसके लिए भी इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम किया है। और ये सोमालिया के यहाँ पर रहने वाले हैं, अब्दुल्ला मायर। तो इसके लिए इनको जो है यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। तो जैसा कि आपने देखा, यूएनएचसीआर अवार्ड 1954 में चालू किया गया था। एंड इसकी जो प्राइज मनी होती है वो $1,50,000 यहाँ पर रहती है। तो आगे देखते हैं, ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट और भी यहाँ पर अवार्ड थे 2023 में जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें एक तो अवार्ड है IFFI गोल्डन पिकॉक बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहाँ पर एंडलेस बॉर्डर को यहाँ पर दिया गया है। एक मूवी थी एंडलेस बॉर्डर, उसको मिला है IFFI गोल्डन पिकॉक बेस्ट फिल्म अवार्ड 2023। इसके बाद यहाँ पर बेस्ट एक्टर का एक अवार्ड है स्टार एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो इसाक सिंह को मिला है, जो कि इनको मिला है फिल्म बर्लिन में इनकी जो परफॉर्मेंस थी उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों इंटरनेशनल अवार्ड है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, इससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप ये चीज़ यहाँ पर याद कर लें। मेजर अवार्ड ऑफ 2023 में एंडलेस बॉर्डर को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, गोल्डन पिकॉक बेस्ट फिल्म अवार्ड, एंड इसाक सिंह को मिला है स्टार एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको इनको जो है बर्लिन फिल्म में एक्टिंग के लिए अवार्ड ये दिया गया है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव इन। तो यहाँ पर रहने के हिसाब से दुनिया की कौन सी सिटी है, कौन सा शहर जो सबसे महंगा है, वो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस जो EIU है, ये यहाँ पर अपना आंकड़ा जो डेटा जारी करती है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है इस बार सिंगापुर एंड ज्यूरिक जो शहर है, ज्यूरिक जो सिटी है स्विट्जरलैंड की, एंड जो सिंगापुर है, इनको सबसे महंगे शहर में मतलब शहरों की श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद तीसरे स्थान पर यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी आती है। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, सिंगापुर एंड ज्यूरिक, और दोनों ही यहाँ पर टॉप पर है सबसे महंगे शहरों में, इसलिए यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, सिंगापुर एंड ज्यूरिक। अगर यहाँ पर इनमें से एक ऑप्शन होता है तो यहाँ पर जो नंबर 1 पर है वो यहाँ पर ज्यूरिक है, उसके बाद नंबर 2 पर सिंगापुर है। तो उस हिसाब से आप ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर देख लें कि ज्यूरिक एंड सिंगापुर एंड न्यूयॉर्क ये टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं जो कि सबसे महंगी है। और ये जो कैटेगरी है ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2023 के सर्वे के अनुसार है। बाकी जो और भी रैंकिंग्स यहाँ पर हम देखें कि इंडिकेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट जो रैंकिंग है इंडिया की, उसकी हम बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्थान यहाँ पर 111 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी जो शांति सर्वेक्षण है उसमें यहाँ पर 126वीं रैंकिंग इंडिया की है। इसके अलावा मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की बात करें तो 77th यहाँ पर रैंकिंग है इंडिया की। इसके बाद वर्ल्ड रिचेस्ट सिटी की यहाँ पर बात करें 2023 में, तो यहाँ पर वर्ल्ड रिचेस्ट सिटी में मुंबई एंड दिल्ली को जो है स्थान मिला है इंडिया से, जिसमें मुंबई 21 पर है एंड दिल्ली जो है 36 पर है। ओवरऑल ये सिटीज की जो काउंटिंग है वर्ल्ड में उसके हिसाब से यहाँ पर ये रैंकिंग है। तो यहाँ पर ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो रैंकिंग्स है 3-4 जो वर्ल्ड लेवल की है, तो ये भी आप जो है यहाँ पर ध्यान में रखें। आने वाले एग्जाम्स में काफी यहाँ पर जो है क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा गया है विच स्टेट वाज गिवन इंटरनेशनल ऑनर फॉर एफोरेस्टेशन एफर्ट इन COP28 रिसेंटली। तो हाल ही में यहाँ पर COP28 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ पर किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पर COP28 की जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस है वो दुबई के अंदर हुई थी, जहाँ पर बिहार को जो है ये अवार्ड मिला है, जो एफोर्टेशन का अवार्ड है यानी कि वनीकरण का अवार्ड, क्योंकि यहाँ पर बिहार ने हाल ही में रिसेंटली टाइम में वनों के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया है। और COP28 में इन्हीं बातों को प्रोत्साहन देने वालों को यहाँ पर अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, जिसमें बिहार के प्रयास इस बार जो है काफ़ी उच्च स्तर के थे। तो यहाँ पर वनों की बात करें तो बिहार में जो वनों का आंकड़ा है, जो आंकड़ों के आधार पर बात करें तो यहाँ पर 2019 में यहाँ पर जो है 99% का वनावरण था, जो कि 2021 में बढ़कर
14.75% यहाँ पर हो गया था, और इसे 33% जो कि यहाँ पर मिनिमम होने चाहिए वहाँ तक ले जाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, तो 2013 तक। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है इस दिशा में अच्छा खासा इनका यहाँ पर काम चल रहा है, तो इसीलिए बिहार को यहाँ पर चुना गया था इस अवार्ड के लिए। तो यहाँ पर वन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 381.8, यहाँ पर 381 है, 381.008 मिलियन वृक्षारोपण के साथ यहाँ पर इनका ये लक्ष्य चल रहा है, जो कि अच्छी खासी यहाँ पर पहल है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो ये अच्छा कदम है, और इसी के लिए इनको यहाँ पर ये सम्मान दिया गया है। तो बिहार से संबंधित अन्य करंट अफेयर क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप नोट करें कि इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला बिहार ही यहाँ पर पहला राज्य है जिसने मार्च 2021 में इथेनॉल पॉलिसी को लागू किया था। इसके बाद यहाँ पर सीताजी की सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है, जिसकी लंबाई 51 फीट है, जो कि 2018 में यहाँ पर इसका इनोग्रेट हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर भी बिहार के पूर्व चंपारण जिले में यहाँ पर है, जिसका अभी तक काम चल रहा है, और इसका निर्माण यहाँ पर 2025 तक यहाँ पर पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष जो है अश्वमेध देवी है। उन्हें यहाँ जो है 22 दिसंबर 2023 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर यह भी आप याद रखें कब नियुक्त किया गया था, उसमें आ गया 22 दिसंबर 2023। एंड जो नई अध्यक्ष है उनका नाम है अश्वमेध देवी। इसके साथ ही साथ जो रबर डैम फाल्गु नदी पर स्थित है बिहार के अंदर, एंड इसका जो निर्माण है वो यहाँ पर 1957 में किया गया था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, At the recently conducted monetary policy committee, what is RBI real GDP growth projection for FY24? यानी कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कितनी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा। तो इसका यहाँ पर सही आंसर है 7.0। तो यहाँ पर हाल ही में जो घोषणा हुई है उसके अनुसार यहाँ पर इस लक्ष्य को कुछ बढ़ा दिया गया है। पहले ये 6.5 यहाँ पर लक्ष्य था, लेकिन आगामी भविष्य की संभावनाओं एंड कंडीशंस को देखते हुए इसे बढ़ाकर 7.0% कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो रेपो रेट में कोई भी बदलाव यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। रेपो रेट में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है, केवल जो जीडीपी ग्रोथ है इसको बढ़ाकर 7% यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर इस ग्रोथ का जो अनुमान जारी किया है वो आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने यहाँ पर जारी किया है। तो आरबीआई के करंट गवर्नर है शशिकांत दास, ये भी आप याद रखें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है, हु हैज रिसेंटली रिसीव द न्यूहोम प्राइज ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर न्यूहोम सोसाइटी द्वारा अलग अलग सेक्टर्स के लिए जो अवार्ड दिए जाते हैं, इनमें से जो न्यूहोम का 2023 का जो एजुकेशन सेक्टर का प्राइज है वो मिला है सविता लांगड़ी जी को। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रोफेसर सविता लाडेज। सविता लाडेज जी को यहाँ पर ये जो अवार्ड है ये मिला है, क्योंकि इनका जो योगदान है एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन रहा है। क्योंकि ये बिलोंग करती है प्रोफेसर लागड़े मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में होमी भामा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन से। तो यहाँ पर इनका जो योगदान था शिक्षा के क्षेत्र में, यानी जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है इसके सेक्टर में, तो इसके लिए इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है। और इनको ये अवार्ड हाल ही में यहाँ पर मिला है, 2023 के अनुसार यहाँ पर ये अवार्ड है। हर साल ये अवार्ड मिलता है, अगले साल हो सकता है किसी और को मिले। तो इस हिसाब से आप 2023 के हिसाब से जो रिसेंटली जो इसका आंसर है उसके हिसाब से यहाँ पर नाम आता है। जो विनर है उनका नाम यहाँ पर सविता लाडेज है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है, which of the following country has won the 12th edition of Admirals Cup 2023 held at Indian Naval Academy एझिमाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 का 12वां संस्करण जीता है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर है इटली। इटली ने जो ये संस्करण है 12वां 12th एडिशन यहाँ पर इस बार हुआ था, वो यहाँ पर इन्होंने जीता है। सेकंड पोजीशन मिली है इंडिया को। इसके साथ थर्ड पोजीशन पर जो है वो ब्रिटेन है, प्लस ब्रिटेन के साथ ही यहाँ पर जो थर्ड पोजीशन यहाँ पर शेयर की है जर्मनी ने। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देखें, इसी क्वेश्चन से यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर रहा है जिसमें पूछा जा सकता है कि हाल ही में एडमिरल कप 2023 का
12th संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसके लिए इसका आंसर आप एजिमाला में रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर भारतीय नौसेना में कौन सा कप यहाँ पर आयोजित किया गया? तो उसका यहाँ पर आंसर होगा एडमिरल कप 2023 का 12th एडिशन। तो इस हिसाब से आप इन चीज़ों को यहाँ पर नोट कर लें। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2024 रिसेंटली रिलीज एट COP 28 दुबई। तो जैसा कि अपने ऊपर क्वेश्चन में बात की थी कि COP 28 की कॉन्फ्रेंस इस बार दुबई में हुई थी और यहाँ पर रैंकिंग जारी की गई थी। जो लेटेस्ट यहाँ पर आंकड़े हैं CCPI 2024 के, उसके हिसाब से यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो रैंकिंग्स यहाँ पर देशों को दी जाती है, उसमें इस बार जो इंडिया को एक पायदान का सुधार हुआ है और ये 8th स्थान से जो है 7th पोजीशन पर अब पहुंच गया है। तो इंडिया की जो यहाँ पर रैंकिंग है वो यहाँ पर 7 रैंकिंग है। तो ये जो रैंकिंग दी जाती है ये टोटल जो 60 कंट्रीज है इनके आधार पर यहाँ पर दी गई है। तो इंडिया का टोटल 60 कंट्रीज में यहाँ पर 7th यहाँ पर पोजीशन है। और ये पोजीशंस यहाँ पर ये जो दी जाती है इनका उद्देश्य यहाँ पर ये रहता है कि यहाँ पर जो जलवायु के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सेक्टर में उनको ठीक बनाने के लिए कौन से देश में किस तरह की तैयारियां एंड क्या क्या यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उनके आधार पर ये रैंक मिली है। तो भारत की हालात यहाँ पर कुछ अभी तक बेहतर बनी हुई है। तो आगे चलते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है इंडियन सेलिब्रेट द 15th एनिवर्सरी। तो यहाँ पर पूछा गया था 15th एनिवर्सरी ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ विच कंट्री इन दिसंबर 2023, यानी कि भारत ने अपने रिलेशनशिप की 50वीं वर्षगांठ कौन से देश के साथ मनाई है, यानी कि कौन से देश के साथ 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया है? तो इसका यहाँ पर सही जवाब है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो भारत के जो संबंध है वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ काफ़ी अच्छे बने हुए हैं लंबे समय से ही। तो जिनको यहाँ पर अब 50 साल पूरे हो गए हैं, तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता ही होगा काफ़ी सारी यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जो कोरिया की ही कंपनियां हैं जो भारत में सफलतापूर्वक अपना यहाँ पर काम करती है, जिसमें हुंडई, पोस्को, LG और सैमसंग जैसी कंपनियां हैं। तो भारत के व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। इस हिसाब से अपन देखें तो 2022 तक का जो व्यापार है वो 27.8 अरब डॉलर का हो गया है कोरिया के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर 1973 में भारत ने दोनों कोरियाओं को मान्यता दी थी। तभी से भारत के जो संबंध है वो इसके साथ यहाँ पर बने आ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर अब 50 साल पूरे हुए तो दोनों देशों के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं एंड जो फाइनेंशियल रिश्ते हैं उस आधार पर यहाँ पर दोनों देशों के राष्ट्रपति, जैसे कि मतलब वहाँ के राष्ट्रपति ने और अपने जो PM है मोदी जी ने, उन्होंने एक दूसरे देशों को यहाँ पर बधाई दी इसके लिए। तो ठीक है, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में गुजरात के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर है सूरत। तो हाल ही में यहाँ पर सूरत को, जो सूरत का एयरपोर्ट है, इसको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया था। तो बात करें तो ये गुजरात का कुल मिलाकर तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इससे पहले अहमदाबाद और राजकोट पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो सूरत भी यहाँ पर एक तरीके से बहुत बड़ी जो सिटी है, ये सूरत को जो है डायमंड हब भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने में जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर एयरपोर्ट है इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रहेगी और व्यापार में जो है काफ़ी यहाँ पर तरक्की आएगी सूरत के में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है वहाँ से डायमंड का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो अब और भी आसानी से यहाँ पर हो पाएगा। तो ठीक है, इसका आप देख लें, सब जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका आंसर है यहाँ पर सूरत। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है विच कंट्री वाज प्रिलिमिनरी इम्पेक्टेड बाय साइक्लोन जेस्पर। चक्रवात जेस्पर से मुख्य रूप से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो यहाँ पर हाल ही में आपने सुना होगा अलग अलग तरह के चक्रवात आते रहते हैं, जिसमें लास्ट में अभी जो चक्रवात आया था चक्रवात जेस्पर था। इसके अंदर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है मुख्य रूप से उभर कर आया था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसने काफ़ी तबाही मचाई थी। ऑस्ट्रेलिया की जो सोलोमन द्वीप है और क्वींसलैंड राज्य है वहाँ पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था। इसमें जो हवा की गति है वो 195 किलोमीटर तक चली गई थी। तो इस हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे यहाँ पर हुआ था और ऑस्ट्रेलिया इससे प्रभावित हुआ था सबसे ज़्यादा। तो बात करें यहाँ पर बाकी के कुछ चक्रवात और जो नियर बाई अभी आए थे, जिसमें साइक्लोन मिचोंग हो गया, साइक्लोन तेज हो गया, इसके अलावा जो हेमून तूफान है
इसके बाद यहाँ पर जो विपरजोय तूफान आया था, इस तरह से 3-4 तूफान हाल ही में आए थे जिनसे काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर बात करें तो जो साइक्लोन मिचोंग था, इसका नामकरण म्यांमार ने किया था, जिसके प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, ओडिशा आदि थे। इसके बाद यहाँ पर जो चक्रवात तेज था, इसका नामकरण इंडिया ने किया था, और इसके जो प्रभावित क्षेत्र थे उसमें अमन और ओमान थे। ह्यूमन तूफान के प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा यहाँ पर इफेक्टेड हुआ था। बिपरजॉय की बात करें तो यहाँ पर इसका नाम बांग्लादेश ने दिया था, और इंडिया के जो काफ़ी सारी मेजर सिटीज़ है समुद्र के किनारे वाली, महाराष्ट्र, गुजरात एंड उसी के साथ साथ जो पाकिस्तान है वहाँ पर भी जो है काफ़ी इसका फर्क पड़ा था। इसमें हवा की गति 150 किलोमीटर पर आवर थी। तो इस हिसाब से जो बाकी के जितने भी तूफान हैं जो रिसेंटली हाल ही में आए थे, इनके नाम जो है आपको आज याद होने चाहिए। तो चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है, हु हैज बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2023 बाय टाइम्स मैगजीन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर है टेलर स्विफ्ट। तो हाल ही में टेलर स्विफ्ट को टाइम्स मैगजीन द्वारा 2023 की जो पर्सन ऑफ द ईयर है उसमें यहाँ पर चुना गया है। तो टेलर स्विफ्ट जो है पहले भी 20 साल की उम्र में ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी है। तो सबसे कम उम्र में जो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली लिस्ट में भी इनका यहाँ पर नाम शामिल है। तो यहाँ पर टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर का हम अलग कैटेगरी यहाँ पर बात करें, जैसे कि 2022 की बात करें तो 2022 में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को इसके अंदर चुना गया था, और अब की बार 2023 में यहाँ पर जो है टेलर स्विफ्ट का नाम इसमें आया है। तो यहाँ पर टाइम्स मैगजीन द्वारा इनका चुनाव कुछ इनकी जो पॉपुलरिटी होती है पूरे देश विदेश में या पूरी दुनिया में, उसके हिसाब से किया जाता है। तो इस बार जो टेलर स्विफ्ट है इन्होंने देश दुनिया में अपने संगीत के कार्यक्रम, जो भी इनका गायक कार्यक्रम है वो इन्होंने किया था। एरास टूर पर दुनिया भर में इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए थे। तो ये टूर भी आपको याद होना चाहिए, इस टूर का नाम है एरास टूर, जिससे कि दुनिया भर में इन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित किए थे, उसके हिसाब से ही इनका नाम इस लिस्ट में यहाँ पर आया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला अपना जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, रिसेंटली इन न्यूज पिनाका इज, हाल ही में खबरों में रहा पिनाका क्या है। तो जैसे आपने भी यहाँ पर नाम सुना होगा, हाल ही में यहाँ पर एक मल्टी रॉकेट बैरल प्रणाली, तो इसका आंसर है यहाँ पर मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली जो सिस्टम है, इसका नाम यहाँ पर पिनाका रखा गया था। पिनाका जो कि भगवान शिव के धनुष के नाम पर इसका नाम रखा गया है, हाल ही में काफ़ी चर्चा में था। तो यहाँ पर जो भारत का रक्षा मंत्रालय है इसने यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 6,400 पिनाक रॉकेट्स खरीदने की जो है अनुमति दी है, जिसका कुल बजट यहाँ 2,600 करोड़ रुपीज है। और इसको बनाने के लिए रॉकेट्स, जो ये रॉकेट्स बनाएगी रॉकेट सोलर इंडस्ट्रीज और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया जाएगा। तो पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और इसकी खासियत की बात करें यहाँ पर, तो जो पिनाक रॉकेट्स यह है 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ यहाँ पर जो है लॉन्च यहाँ से की जा सकेगी। अलग अलग 3 वेरिएंट में यहाँ पर ये उपलब्ध रहेगी, जिनका अभी तक यहाँ पर काम चल रहा है, और जल्द ही यहाँ पर ये जो है मिलिट्री को मिल जाएगी, जिनका इस्तेमाल जो है हमारे जो देश की सीमाएं हैं, चीन एंड पाकिस्तान की सीमा है, वहां पर इनको जो है लॉन्च किया जाएगा, ताकि भारतीय सेना की ताकत जो है और मजबूत हो सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड महालक्ष्मी योजना एंड राजीव आरोग्य हेल्थ स्कीम। तो यहाँ पर हाल ही में महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना किसने शुरू की है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है तेलंगाना। तो हाल ही में यहाँ पर तेलंगाना की नवनिर्मित सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री यहाँ पर रेवंत रेड्डी है, इन्होंने यहाँ पर 2 नई योजनाएं शुरू की है। एक तो है महालक्ष्मी योजना और दूसरी है राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना। तो यहाँ पर जो पहली इनकी योजना है महालक्ष्मी योजना, इसके अंतर्गत तो यहाँ पर जो भी गर्ल्स है एंड जो वुमेन्स हैं, इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इनको यहाँ पर जो इनकी TSRTC की बसें हैं उसमें मुफ्त यात्रा करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो इनकी सेकंड स्कीम है राजीव आरोग्य सारी स्वास्थ्य योजना, इसके अंदर 10 लाख का बीमा यहाँ पर किया जाएगा, और उसका फायदा 10 लाख के बीमे के रूप में यहाँ पर जो भी यहाँ पर लाभार्थी होंगे उनको मिलेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पूनाना धाम प्रोजेक्ट, जिसका आपने यहाँ पर हाल ही में नाम सुना होगा, पूनाना धाम प्रोजेक्ट विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा पुनरा धाम परियोजना का संबंध किससे है, या फिर पुनरा धाम परियोजना कहाँ पर स्थित है, या फिर पुनरा धाम परियोजना कहाँ है, कैसे भी सवाल यहाँ पर आ सकता है।
तो इसका सही आंसर है बिहार। पुनर्धाम परियोजना हाल ही बिहार में शुरू की गई है। तो बिहार के सीतामढ़ी में मौजूद मां जानकी की जो जन्म स्थली है पुनर्धाम, इसको यहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है। तो यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री ने हाल ही में यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को यहाँ पर चलाया है, जिसके दौरान यहाँ पर जो ये मंदिर है इसका यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बेगूसराय की सिमरिया धाम मंदिर को विकसित करने की योजना भी इसके साथ साथ ही यहाँ पर चलाई गई है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो जो अगला क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर पूछा गया है, चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड अंडर द इंटरनेशनल कंपटीशन इन इनोवेशन मूविंग इमेज एट द 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल KIFF। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी इज द फिल्म ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पर एक तो आप ये नोटिस करें, एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि नोबडी, चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी जो मूवी है ये किस देश की फिल्म है, या फिर चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी मूवी को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है, या फिर KIFF द्वारा यहाँ पर किस देश की मूवी को या कौन सी मूवी को यहाँ पर जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है अंडर द इंटरनेशनल कंपटीशन एंड इनोवेशन मूविंग इमेज में। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर होगा इजराइल। तो इजराइल की ये मूवी है जो ये चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी है, इसको आप यहाँ पर ध्यान से देख लें, याद कर लें। चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी मूवी इजराइल की है और इसे कोलकाता में आयोजित हुए KIFF जो यहाँ पर इनका फिल्म फेस्टिवल था उसमें अवार्ड दिया गया है। इसमें टोटल कुल मिलाकर 219 जो अलग अलग तरह की फिल्में थी जिनका संबंध 39 कंट्री से था, यानी कि टोटल 39 कंट्रियों की 219 फिल्में प्रदर्शित यहाँ पर की गई थी, उनमें से फिर इसको यहाँ पर चुना गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग कंडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ए सक्सेसफुली लाइफ लिविंग बोन मेरो ट्रांसप्लांट फॉर ए 7-year old चाइल्ड। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से पहली बार पहली बार किसने 7 साल के बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आर्मी हॉस्पिटल RR। तो यहाँ पर हाल ही में दिल्ली कैंट स्थित इस आर्मी हॉस्पिटल के द्वारा इसे इसमें जो ऑपरेशन था इसको सफलतापूर्वक यहाँ पर कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये इन डॉक्टर्स के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि यहाँ पर है, जो कि पहली बार इन्होंने किसी 7 साल के बच्चे का जो है यहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर आर्मी हॉस्पिटल RR। और यहाँ पर इसको किया क्यों गया था, क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरह की दुर्लभ बीमारी थी जिसका नाम इम्यूनो डेफिशिएंसी थी। इसके लिए जो यहाँ पर इन्होंने जो इसका इलाज किया है उसी के दौरान यहाँ पर इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, द गेल्फू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन सार दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। गेल्फू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन सार जो हाल ही खबरों में था किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है भूटान। तो हाल ही में जो भूटान के राजा है जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक ने भारत की सीमा के पास यहाँ पर 4.5 बिलियन खर्च करके इस योजना पर यहाँ पर काम शुरू किया है। इनका उद्देश्य है भारत के साथ जो व्यापारिक समझौते हैं उनको थोड़ा और आगे बढ़ाना, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो भूटान एंड इंडिया के जो रेल नेटवर्क है एंड सड़क नेटवर्क है उस पर यहाँ पर काम किया जाएगा, ताकि जो भी व्यापारिक यहाँ पर जो आवागमन आदि है वो यहाँ पर और जो ठीक तरीके से यहाँ पर हो पाए। तो जो इसका संबंध यहाँ पर पूछा गया है इस योजना का, तो इसको आप देखें यहाँ पर ये भूटान से यहाँ पर संबंधित है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चले तो यहाँ पर पूछा गया है, हु वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 इन हिंदी लैंग्वेज। हाल ही में किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 है वो हाल ही में यहाँ पर मिला है संजीव को। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर संजीव। तो यहाँ पर जो इनको ये अवार्ड मिला है संजीव को, ये इनको इनके उपन्यास मुझे पहचानो के हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है मुझे पहचानो के लिए। एंड बात करें यहाँ पर अंग्रेजी की,
तो जो नीलम शरण गौड़ है, इनको भी यहाँ पर मिला है ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है रिक्विम इन राग जानकी, जो इनका इंग्लिश भाषा का साहित्य था, इसके लिए इनको यहाँ पर अवार्ड मिला है। इसी तरह से 24 इंडियन लैंग्वेज, जो भी भारत की अलग अलग भाषाएं हैं, उनमें टोटल 24 भाषाओं को यहाँ पर ये अवार्ड मिले हैं। उसके जो भी उपन्यासकार है अलग अलग उनके, बाकी यहाँ पर जो मेन थे हिंदी एंड इंग्लिश, जो संजीव एंड नीलम शरण है, दोनों की जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इंडियाज फर्स्ट लिविंग हियरिंग हैज बिगिन इन विच स्टेट्स हाई कोर्ट, भारत की पहली लाइव सुनवाई किस राज्य के हाई कोर्ट में शुरू हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हाल ही में जो है यहाँ पर लाइव सुनवाई यहाँ पर शुरू करने की यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है रवि मलिमथ ने 21 दिसंबर को लाइव वीडियो की सुनवाई का शुभारंभ किया था, जो कि एक तरीके से हाल फिलहाल यहाँ पर ट्रायल फेज में है, और अभी जबलपुर जिले की पाटन और सिरोहा की अदालतों में ही अभी तक ये चलाई जा रही है। आगे अगर ये सफल होती है तो इसे जो है बड़े स्तर पर फिर चलाया जाएगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पर और बात करें तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो यहाँ पर भोपाल है, एंड लार्जेस्ट सिटी जो है वो इंदौर है, एंड सबसे क्लीनेस्ट सिटी में भी इंदौर का नाम आता है। मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसके साथ यहाँ पर और फैक्ट्स की पर नजर डालें मध्य प्रदेश से संबंधित, यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो मध्य प्रदेश के भिलाई एंड छिंदवाड़ा जिले में मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। भारत में कुल बॉक्साइट उत्पादन में से 45% का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में ही होता है। यहाँ पर उनके जो मेजर सेंटर है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जबलपुर, मंडला, शहडोल, सतना और रीवा जैसी महत्वपूर्ण जगह पर। इसके साथ ही बॉक्साइट उत्पादन केंद्रों से यहाँ पर जो है ये इसके जो केंद्र है इनके बारे में कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो इनके 4-5 मेजर जो ये सेंटर है वो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर नर्मदा, चंबल, ताप्ती, बेतवा, सोन, सिपरा, काली सिंधी और तवा जैसी प्रमुख नदियों से भी यहाँ पर जो है सिंचाई वगैरह होती है। तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट पर भी आप जो है एक बार यहाँ पर नजर डालें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है इसमें पूछा गया है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि हु हैज बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है हार्दिक सिंह। तो हार्दिक सिंह जो कि हॉकी प्लेयर है, इन्हें हाल ही में यहाँ पर मेंस प्लेयर ऑफ द 2023 का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। ये इसके साथ यहाँ पर जो महिला हॉकी टीम है वहाँ पर भी जो महिला हॉकी टीम की जो गोलकीपर है सविता पूनिया, उनको भी यहाँ पर गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर था हार्दिक सिंह। और एक्स्ट्रा टॉपिक में आप यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं की टीम की गोलकीपर को जो है गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, विच स्टेट्स रामबाग गेट एंड रामपाट रैम्पर्ट हैव रिसेंटली बीन अवार्डेड बाय यूनेस्को। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा, हाल ही में यूनेस्को द्वारा अलग अलग जो अवार्ड्स हैं उनकी घोषणा की गई थी, जिसमें देश विदेश के अलग अलग जो क्षेत्र है उनमें उनको अवार्ड मिले थे। तो अपने जो हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर गुजरात है, क्योंकि यहाँ पर गुजरात का एक तो जो रामबाग गेट है इसको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, जिसमें अवार्ड का नाम था अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि हाल ही में अमृतसर की कौन सी जगह को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है यूनेस्को द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक है वो यहाँ पर है कि पंजाब की जो पीपल हवेली है इसको मिला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अवार्ड। तो यहाँ पर पंजाब की जो पीपल हवेली है इसको भी यहाँ पर अवार्ड मिला है। इस तरह से दोनों जो है पंजाब से आते हैं। इसके अलावा थर्ड जो अवार्ड है वो केरल के कुन्नामंगलम भगवती मंदिर के कर्णिकारा मंडपम को भी यहाँ पर जो है अवार्ड मिला। तो इस मंदिर को जो अवार्ड मिला था उसका नाम है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पर इस तरह से कुल ये 3-4 अवार्ड हैं जो अलग अलग तरीके यहाँ पर मिले हैं यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को के बारे में यहाँ पर बात करें तो यूनेस्को द्वारा इस पुरस्कार की जो यूनेस्को जो ये पुरस्कार देती है इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी, जिसका पूरा नाम है द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, जिसको
जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में यहाँ पर हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस एंड फ्रांस में है और इसके जो हेड है वो अभी है एंड्रयू एजोई, अभी इसके हेड है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में काफी चर्चा में यहाँ पर ये रहा था, द अयोध्या रेलवे जंक्शन इन उत्तर प्रदेश हैज बीन ऑफिशियली रीनेम्ड एज, कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर है अयोध्या धाम जंक्शन। तो यहाँ पर हाल ही में अयोध्या के जो जंक्शन का था, राम मंदिर की जहाँ पर जो तैयारियां चल रही है उसको मद्देनजर यहाँ पर रखते हुए उसके बाद से जो अयोध्या का नाम है मतलब रेलवे जंक्शन का, उसका नाम बदलकर अब अयोध्या धाम जंक्शन यहाँ पर कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इस नाम बदलने के साथ साथ ही इसको जो है डेवलप करके विश्व स्तरीय वर्ल्ड लेवल टॉप क्लास कंडीशंस का इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसमें टोटल 240 करोड़ से अधिक की लागत इसमें यहाँ पर आएगी। इसमें अलग अलग तरीके की काफ़ी सारी सुविधाएं जैसे कि फूड प्लाजा हो गया, शॉप फॉर पूजा नीड्स से, इसके अलावा क्लॉक रूम से, चाइल्ड केयर रूम से एंड वेटिंग हॉल जैसी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की जाएगी, जो कि इसको एयरपोर्ट लेवल का जो हाई यहाँ पर क्लास का होता है उस हिसाब से इसको यहाँ पर विकसित किया जा रहा है और जल्द ही इसका जो काम है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नेम इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्वेटरी दैट रिसेंटली डिटेक्टेड ब्राइट सब सेकंड एक्सरे बर्स्ट फ्रॉम ए न्यू न्यूट्रियन स्टार। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम बताइए जिसने हाल ही में एक नए न्यूट्रॉन स्टार से उज्जवल उप सेकंड एक्सरे विस्फोट का पता लगाया है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर है एस्ट्रोसेट। तो एस्ट्रोसेट के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो एस्ट्रोसेट को इसरो के द्वारा 2015 में जो है लॉन्च किया गया था अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में काम करने के लिए 2015 में, जिसको यहाँ पर टाइम पीरियड वो दिया गया था। तब बताया गया था कि एस्ट्रोसेट 5 वर्ष के लिए सफलतापूर्वक काम करेगा, लेकिन यहाँ पर ये 5 वर्ष इसके 2020 में ही पूरे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी ये अपनी वर्किंग कंडीशन में है और अच्छे से काम कर रहा है। तो इसका काम यही है कि ये विभिन्न जो भी तरंगे होती है, तरंग दैर्ध्य होते हैं, उनका पता लगाने के लिए इसको जो है कक्षा में स्थापित किया गया था और उसी काम के दौरान इसने इस बार जो है जो ये पता लगाया है उज्जवल उप सेकंड ऐसे विस्फोट का। तो यहाँ पर इस तरह से इसका जो नाम है वो एस्ट्रोसेट है। तो इससे पहले जो 2020 में भी नासा के स्पेसक्राफ्ट द्वारा भी SGR-J8030 एंड 0645 नामक एक समान मैग्नेटर का पता लगाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर पूछा गया है विच स्पोर्ट्स इज बीइंग इंट्रोड्यूस इन द 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2024 के इंडिया यूथ गेम होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, पहली बार कौन सा खेल यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर स्क्वैश। स्क्वैश एक गेम होता है जो एक बंद कमरे में, जैसा कि आप इस इमेज में देख पाएंगे कि एक बंद कमरे में एक बैडमिंटन टाइप में यहाँ पर एक गेम होता है जिसको दीवार पर मारकर बॉल के माध्यम से खेला जाता है। तो आपने काफी लोगों ने यहाँ पर ये देखा होगा गेम। तो इसको जो है पहली बार इस बार इंडिया जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसमें यहाँ पर शामिल किया गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम कब शुरू किए जाएंगे, तो इस बार जो खेलो इंडिया गेम का ये संस्करण है वो यहाँ पर छठा यहाँ पर संस्करण रहेगा, जो कि यहाँ पर 19 से लेके 31 जनवरी तक तमिलनाडु में यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो तमिलनाडु में यहाँ पर इसका आयोजन चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो भी लोकेशन होगी उसके हिसाब से यहाँ पर किया जाएगा। इसमें टोटल कुल मिलाकर 5,500 से भी ज़्यादा प्लेयर्स के खेलने की यहाँ पर उम्मीद है, जिसमें कि अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे खेल इसमें यहाँ पर शामिल होंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पर एक गेम और है सिलम्बम, जो कि भारतीय मार्शल आर्ट का एक रूप है। इसको भी यहाँ पर इस गेम्स में शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पर इसको ऑफिशियल नहीं बल्कि एक डेमो खेल के रूप में यहाँ पर इसको भी जगह दी गई है। तो इस बार जो सिलम्बम है ये तो यहाँ पर डेमो खेल के रूप में यहाँ पर पहली बार शामिल किया गया है, और दूसरा जो स्क्वैश है इसको यहाँ पर शामिल किया गया है पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है वेयर विल राजस्थान से फर्स्ट स्नेक पार्क ओपन। हाल ही में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ पर खुलेगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कोटा। कोटा में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क शुरू किया जाएगा।
सैनिक पार्क एक तरीके से जो आपका जू होता है, जो आप जाते हैं चिड़ियाघर होता है, उसी तरह से यहाँ पर ये रहेगा, जहाँ पर सांपों की अलग अलग काफ़ी सारी प्रजातियां वहाँ पर रखी जाएगी देखने के लिए। जिसमें हाल ही में जो आंकड़े उपलब्ध है उसके अनुसार यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि टोटल यहाँ पर 33 टाइप की अलग अलग सांपों की प्रजातियों को यहाँ पर रखा जाएगा, जिसमें कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं, कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो पार्क होगा, ये यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर भी ओपन किया जाएगा, जहाँ पर सांपों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर किए जाएंगे, जहाँ पर कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करने के संबंध में कुछ कदम भी यहाँ पर उठाए जाएंगे। तो इस पार्क की बात करें तो लगभग इसका काम जो है पूरा हो चुका है, अभी डेवलपिंग फेज में है और जल्द ही यह आम दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा, जहां पर हर कोई जाकर फिर इसको यहां पर देख पाएंगे। तो इसको आप क्वेश्चन को याद कर लें कि सांपों का जो पार्क है राजस्थान में कोटा के अंदर यहाँ पर ओपन हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो अपना अगला क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF पर। तो यहाँ पर जैसा कि पूछा गया है कि CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर नीना सिंह। तो नीना सिंह को हाल ही में CISF की महिला अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। तो बात करें हम CISF की, तो CISF की जो फुल फॉर्म है वो होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। तो यहाँ पर CISF की यहाँ पर बात करें तो जब से इसका गठन हुआ था 1969 से, तब से लेकर आज तक जो है इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही थे, यानी केवल पुरुषों को यहाँ पर इसकी कमान मिलती थी। लेकिन CISF के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक महिला जो है यहाँ पर महानिदेशक इनको यहाँ पर मिली है। जो अगर यहाँ पर बात करें तो जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आते हैं उनके हिसाब से देखें तो इनकी जो नियुक्ति है वो 31 जुलाई 2024 तक के लिए यहाँ पर की गई है। जो इनका कार्यकाल है अभी के हिसाब से जैसा इन्होंने बता रखा है वो 31 जुलाई 2024 तक रहेगा। तो नीना सिंह के बारे में यहाँ पर बात करें तो ये 1989 बैच की राजस्थान कैडर की IPS अधिकारी है और मूल रूप से बिहार पटना की रहने वाली है। और साथ ही साथ ये 2021 में DG के पद पर नियुक्त होने वाली राजस्थान की पहला पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर रह चुकी है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर है नीना सिंह। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड JUIC-2Y3 कैरी रॉकेट इनटू स्पेस। तो हाल ही में किस देश ने JUIC-2Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में यहाँ पर प्रक्षेपित किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर चाइना। तो चीन ने हाल ही में यहाँ पर जो है ये इसको सक्सेसफुली यहाँ पर लॉन्च किया है JUIC-2Y3। तो यहाँ पर चीन ने जो ये सक्सेसफुल यहाँ पर लॉन्चिंग की है। तो यहाँ पर हम देखें कि चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है। जैसे भारत की अपने यहाँ पर इसरो है, अमेरिका की नासा है, उस तरह से यहाँ पर जो चीन है उसके यहाँ पर CNSA है, यानी कि सेंट्रल नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका यहाँ पर पूरा नाम है, सेंट्रल नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके द्वारा यहाँ पर चाइना के जो भी यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम है उनकी यहाँ पर लॉन्चिंग की जाती है। तो यहाँ पर नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो यहाँ पर स्थापना है वो 1993 में यहाँ पर हुई थी। तो ठीक है, इसी के मिशन के बारे में और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और आप जो यहाँ पर नोट कर सकते हैं वो यहाँ पर यह है कि ये जो इन्होंने प्रक्षेपण यहाँ पर किया है वो चीन के ज्विक्वान सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र से यहाँ पर इसकी लॉन्चिंग की है 9 दिसंबर 2023 को सुबह 7:39 पर, जो कि बीजिंग का समय है उसके अनुसार। तो यहाँ पर आगे हम देखें जो अलग अलग राष्ट्रों की स्पेस एजेंसियां हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। USA की यहाँ पर नासा है, यूरोप की यहाँ पर ESA है, चाइना की यहाँ पर जो है CNSA है, इंडिया की इसरो है एंड जापान की यहाँ पर JAXA है। ये यहाँ पर इनकी शॉर्ट फॉर्म है। जो यहाँ पर मेन कंट्रीज है उनके स्पेस प्रोग्राम को देखने वाली जो संस्थाएं हैं उनका ये नाम है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइंड बाइनियल IAADB 2023 वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पर जैसा कि पूछा जा रहा है कि पहले इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल IAADB 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो यहाँ पर हाल ही में इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है
जो इंडियन बाइनियल 2020 प्रोग्राम है आर्ट एंड आर्किटेक्चर से संबंधित। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो यहाँ पर नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली में यहाँ पर अपने जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट लाल किले के ऊपर जो है इसकी शुरुआत की गई है, जिसका इनॉग्रेशन अपने पीएम जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने किया है। और ये 9 से लेके 15 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था। पूरे एक वीक का 7 दिन का ये प्रोग्राम था, जिसमें यहाँ पर इंडिया के भारत के जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर से के जो एक उदाहरण है उनको यहाँ पर शामिल करते हुए टोटल 7 दिन तक अलग अलग थीम के साथ जो है इसका आयोजन किया गया था। तो इसके आयोजन का उद्देश्य यहाँ पर यही था, देश की जो भी सांस्कृतिक एंड जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर जैसी विरासतें हैं उन सभी का जो है देश विदेश में एक तरीके से उनकी मतलब पूरी पहल हो पाए। साथ ही साथ यहाँ पर वोकल फॉर लोकल का जो पीएम का जो दृष्टिकोण था उसको भी जो है और मजबूत यहाँ पर बनाया जाए। तो उन्हीं सभी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस इवेंट का जो है यहाँ पर इनोग्रेशन किया गया था और इसकी शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर आप देख लें, स्थान इसका रेड फोर्ट न्यू दिल्ली है और ये आयोजित किया गया था 9 से लेके 15 दिसंबर तक टोटल 7 दिन के लिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जहाँ पूछा जा रहा है, हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड अमृत टेक्नोलॉजी टू रिमूव आर्सेनिक एंड मेटल आइकॉन आयंस फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने यहाँ पर विकसित की है। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर है आईआईटी मद्रास। तो यहाँ पर हाल ही में कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जो जल शक्ति मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन जल शक्ति मंत्रालय का जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है इन्होंने मिलकर के काम किया था, जहाँ पर इन्होंने आईआईटी मद्रास ने अमृत टेक्नोलॉजी ये यहाँ पर विकसित की है। तो इसका उद्देश्य यहाँ पर यही है कि पानी को पीने लायक यहाँ पर बनाया जाए, जो भी आर्सेनिक एंड जो हानिकारक जो धातुएं होती है उनको हटा करके पानी को पीने लायक करके गांव गांव तक जो है पानी की जो सुविधाएं हैं, जो नल के कनेक्शन है वो अच्छी तरह से यहाँ पर सब जगह पहुंचाए जाए। तो उसी सेक्टर में यहाँ पर ये जल जीवन मिशन है, इसका यहाँ पर काम जारी है। तो इस जल जीवन का मिशन का जो उद्देश्य है उसकी यहाँ पर बात करें तो इनका उद्देश्य है 2024 तक प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 55 लीटर जो वाटर है वो यहाँ पर हर व्यक्ति को मिल पाए नल के माध्यम से, जब घरों में जब कनेक्शन हो जाए। इसका जो लक्ष्य था इसमें कुछ इन्होंने उपलब्धि भी यहाँ पर हासिल की है, जिसमें देखें तो 2019 में जहाँ 16 पॉइंट मतलब 16.8% आबादी यानी जो जनसंख्या थी गांवों की, उनके पास पीने लायक पानी ये जो नलों के स्रोत उपलब्ध थे वो अभी 2023 में बढ़कर के लगभग 71.5% हो गए हैं। तो इस हिसाब से काफी अच्छी यहाँ पर ये पहल रही है और उसमें बहुत अच्छा यहाँ पर काम भी चल रहा है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर आईआईटी मद्रास, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी विकसित की है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है, which airport has been awarded the World Spatial Prize for an Interior 2023 by UNESCO's प्रिंस वर्सेल्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यूनेस्को के जो प्रिंस वर्सेल्स है उसके द्वारा यहाँ पर किस हवाई अड्डे को इंटीरियर के लिए विश्व विशेष पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ये जो अवार्ड है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है, वो यहाँ पर है अपना केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसके टर्मिनल 2 को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। एयरपोर्ट यहाँ पर पहले से संचालित था, लेकिन यहाँ पर जो टर्मिनल 2 है इसका जो इनोग्रेशन है वो 11 नवंबर 2022 को किया गया था। तो ये जो टर्मिनल 2 जो एयरपोर्ट है ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली बेसिस पर यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें हर एक चीज का यहाँ पर इको फ्रेंडली तरीके से इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है 100% रिन्यूएबल एनर्जी का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं इसको पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाती है। बाकी इसके अलावा और भी जो चीजें हैं, गार्डनिंग हो गई, बाहर इसके इंटीरियर में भी अंदर एंड बाहर दोनों साइड जो इकोसिस्टम है उसको भी पूरी तरह से ग्रीन रखने का यहाँ पर जो है कोशिश की गई है। तो इसकी इन्हीं खासियतों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस हवाई अड्डे को जो इसका इंटीरियर था उसको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। इसमें जो भी सुविधाएं होती है लेटेस्ट सारी की सारी जितनी भी डिजिटल सुविधाएं हैं वो भी इसमें साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद रहेगी। तो इसका
जो मेन चीज है आपको एक तो इनॉग्रेशन यहाँ पर याद रखना है कि इसका इनॉग्रेशन टर्मिनल 2 का 11 नवंबर 2022 को हुआ था, जो कि पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और इसे यूनेस्को के द्वारा फिर अभी हाल ही में यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, वेयर इज द कंट्रीज लार्जेस्ट ओवर वन भारत साड़ी वॉकथॉन ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो कपड़ा मंत्रालय है उसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा वन भारत साड़ी वॉकथॉन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर है मुंबई। तो मुंबई में हाल ही में यहाँ पर ये वॉकथॉन आयोजित किया गया है। जिस तरह से मैराथन वगैरह एक छोटी या बड़ी रेस आयोजन होती है, उसी तरह से यहाँ पर ये वॉकथॉन यहाँ पर आयोजित की गई थी। 10 दिसंबर 2023 को मुंबई में ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था R2 ग्राउंड बांद्रा कुर्ला में, जिसकी डिस्टेंस थी लगभग 2 किमी। तो इसमें यहाँ पर इसकी जो थीम थी वो यहाँ पर ये थी कि इंडिया की जो भी अपने भारत की जो अलग अलग जो साड़ियों की जो वेराइटियां है, साथ ही साथ साड़ियों के बांधने की जो अलग अलग चलन है अलग अलग एरिया में, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके काफी सारे हैं अपने साड़ियों के। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप इसकी थीम थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो इसका उद्देश्य था वो यहाँ पर यही था कि भारत की जो संस्कृति है उसको यहाँ पर जो है बढ़ावा मिले। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये वॉकथॉन आयोजित करवाई गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर पूछा गया है, विच कंट्रीज एनजीओ AWSDC वाज अवार्डेड द इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड 2023। हाल ही में किस देश के एनजीओ AWSDC को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर होगा अफगानिस्तान। तो यहाँ पर अफगानिस्तान को हाल ही में यहाँ पर ये अवार्ड मिला है, अफगानिस्तान की संस्था को। AWSDC का पूरा नाम है यहाँ पर अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो अफगानिस्तान की जो वुमेन्स है उनके कल्याण के लिए यहाँ पर ये काम करता है, जो ये एनजीओ है। तो इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो तालिबान की सरकार है उसमें जो महिलाओं पर जो पाबंदियां लगाई गई है, उनके बावजूद भी इस एनजीओ ने महिलाओं के कल्याण एंड उनकी सुरक्षा के लिए इस सेक्टर में काफी बेहतर काम किया है। इसमें इनका जो AWSD का जो इनोग्रेशन हुआ था वो 2016 में यहाँ पर हुआ था, जिसका उद्देश्य जो सबसे पहले था AWSD का, इसका उद्देश्य इनोग्रेशन के टाइम पे केवल यहाँ पर जो व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं उन्हीं से संबंधित इनका वर्क था। लेकिन बाद में जब 2021 में जब अफगान की गवर्नमेंट का जब दोबारा यहाँ से शासन आया लौट के, तो उसके बाद इन्होंने अपनी जो सेवाएं थी उनका विस्तार किया और उसके बाद इसने जो है महिलाओं के कल्याण एंड सुरक्षा के लिए भी जो है काम करना चालू कर दिया। तो इसलिए फिर इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर आप ये याद रखें, AWSDC अफगानिस्तान से संबंधित है। और इसका जो अगर देखें हम कि कब शुरू हुआ था, तो ये 2016 में इसको शुरू किया गया था। तो उसके बाद यहाँ पर अफगान सरकार जो बदली थी, अफगान में जो तालिबान सरकार आई थी, उसके बाद से फिर यहाँ पर इन्होंने अपना ये वर्किंग का दायरा बढ़ाया और उसके बाद फिर इन्हें ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अफगानिस्तान के बारे में कुछ और फैक्ट है। अफगानिस्तान जो कि ऑफिशियली द इस्लामिक अमीराइट्स और अफगानिस्तान कहलाता है, जिसकी बॉर्डर्स यहाँ पर ईस्ट साउथ में पाकिस्तान से लगती है, ईरान की वेस्ट में लगती है, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान की नॉर्थ ईस्ट में लगती है, उज्बेकिस्तान भी यहाँ पर नॉर्थ में है, तजाकिस्तान नॉर्थ ईस्ट में है, एंड चाइना जो नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट में यहाँ पर इसकी बॉर्डर पर लगता है। साथ ही साथ इस कंट्री में माउंटेन भी है और खुले मैदान भी है, दोनों तरह के। यहाँ पर जो है यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन भी यहाँ पर ही पाया जाता है। जैसे अपनी इंडिया में जो अरावली रेंज है उसी तरह से यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन रेंज वहां पर पाई जाती है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है, हु हैज बीन अवार्डेड द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो इसका जो यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत विकलांगों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब है प्रशांत अग्रवाल। तो यहाँ पर जो प्रशांत अग्रवाल जी है वो नारायण सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं। आपने हम नाम सुना हो, तो नारायण सेवा संस्थान काफी टाइम से जो है विकलांगों के हित में काम करता आया है, जो कि उदयपुर राजस्थान से यहाँ पर बिलोंग करता है। और इसकी जो स्थापना है वो 1985 में यहाँ पर की गई थी। फाउंडर कैलाश चंद्र अग्रवाल थे। तो यहाँ पर इन्हीं के इसी उत्कृष्ट काम को देखते हुए इन्होंने जो हाल ही में जो काम किया है उसे देखकर जो है इनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है प्रशांत अग्रवाल।
जो कि अभी वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष भी है। ये अवार्ड इनको नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया था। और इनको जो इनका जो योगदान था मतलब विकलांगों की सेवा में, उसमें यहाँ पर इन्होंने अपना योगदान देते हुए प्रशांत अग्रवाल जी ने या फिर इनकी संस्था ने अब तक जो है लगभग 73,500 से अधिक जो है पोलिया मरीज जो थे उनका यहाँ पर इन्होंने इलाज किया है। साथ ही साथ और भी इनकी जो यानी कि इनके जो और भी जो काम थे वो भी इनके काफी इस सेक्टर में थे, तो इसलिए इनको इस अवार्ड के लिए यहाँ पर चुना गया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट नासास मार्स रोवर। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर है अक्षता कृष्णमूर्ति। तो अक्षता कृष्णमूर्ति जो कि मूल रूप से भारतीय है, तो भारतीय मूल की है, जो काफी लंबे समय से नासा में काम कर रही है, जो लगभग यहाँ पर देखे जाए तो 13 साल से नासा के अंदर ये काम करती है। तो इस बार जो है नासा का जो रोवर था जो कि मंगल ग्रह पर था, तो उसको अब की बार इन्होंने यहाँ पर ऑपरेट किया है नासा के सेंटर से। तो ये इस तरह से ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, क्योंकि ये नासा का जो मिशन था जिसके तहत स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह पर कुछ नमूने इकट्ठे कर रही थी, जैसे कि यहाँ पर आमतौर पर कुछ न कुछ जो इनका चलता ही रहता है प्रोग्राम, तो उसी में से एक प्रोग्राम था मंगल ग्रह से कुछ नमूने इकट्ठे करने का। तो उसी दौरान जो रोवर था उसको अक्षता कृष्णमूर्ति जी ने ऑपरेट किया था। अब जो इन्होंने नमूने इकट्ठे किए हैं वो कुछ समय में इनकी नासा की योजना भी है कि उन नमूनों को वापस जो है अर्थ पर लाया भी जाएगा। तो यहाँ पर आप जो नासा है, नासा का जो यहाँ पर इनोग्रेशन कब हुआ था, कब से ये वर्किंग कर रही है, तो उसकी डेट है जुलाई 29, 1958 से जो है नासा यहाँ पर शुरू हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और जो इसके अध्यक्ष है वो बिल नेल्सन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर तो यहाँ पर पूछा गया है, अंकोर वाट टेम्पल हैज बिकम द एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है, तो ये किस देश में स्थित है। इसी में यहाँ पर एक क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हो सकता है कि हाल ही में जो है 8वां अजूबा किस देश के मतलब कौन सी जगह को बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर कंबोडिया। तो यहाँ पर ये जो अंकोर वाट मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है और इसी को यहाँ पर हाल ही में जो है 8वां अजूबा यहाँ पर बनाया गया है। अंकोरवाट मंदिर का जो निर्माण है वो यहाँ पर 12th सेंचुरी में जो राजा सूर्यवर्मन है उनके शासनकाल में, राजा सूर्यवर्मन जो सेकंड है उनके शासनकाल में 12th सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था, जो कि एक हिंदू मंदिर हुआ करता था लॉर्ड विष्णु को समर्पित, लेकिन उसके बाद अब ये बदल कर एक बुद्ध मंदिर में बदल गया था। और हाल ही में इसका जो है रीडेवलपमेंट का काम भी शुरू हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो खासियत है, इसका जो आर्किटेक्चर है, उनको देखते हुए इसको जो है एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये मंदिर है इसकी जो खासियत थी वो इसे इस लायक बना देती कि यहाँ पर ये जो था देश विदेश के काफी पर्यटक यहाँ पर इसको देखने आते थे। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी पूरी खासियतों आदि को देखकर जो है इसको यहाँ पर ये अवार्ड इस बार दिया गया था और इसे एट्थ वंडर में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर कंबोडिया के अंदर और भी यहाँ पर मंदिर स्थित है जिनका नाम कुछ इस तरह से है, बंटेश्वरी, वाटेनोम, प्रसाद बेनन एंड अंकोर थोम। ये मंदिर भी वहाँ पर मिल जाएंगे जिसमें लगभग काफी की कंडीशन कुछ सही दशा में भी है, तो कुछ एक की कंडीशन जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर खराब हालत में बनी हुई है। तो ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट कॉज्ड बाय एलिफेंट्स ऑन रेलवे ट्रैक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में रेलवे स्टेशन पर जो भी एलिफेंट्स एंड हाथियों की वजह से जो दुर्घटनाएं होती थी उनको रोकने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन से तरीके का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर कुछ जो पुराने तरीके होते थे, परंपरागत तरीके, जैसे कि हाथी के चाल लगाना, ऊंचे बाड़ बनाना, वन रक्षकों द्वारा गश्त करना, तो ये सब चीजें पुरानी हो गई। अब इन्होंने जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की है वो यहाँ पर एआई पर आधारित है। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर एआई बेस्ड जो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके यहाँ पर ये सिस्टम बनाया गया है, आईडीएस, एआई बेस्ड इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। तो अब ये नया सिस्टम हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसके लॉन्च होने के बाद यहाँ पर जो सेंसर लगाए जाएंगे उनके माध्यम से जब भी कोई हलचल यहाँ पर होगी पटरियों में, उसका अंदाजा पहले ही यहाँ पर लगा लिया जाएगा और उससे जो ये एक्सीडेंट इस तरह के होते थे इनसे काफी हद तक अब छुटकारा यहाँ पर मिल सकता है।
क्योंकि यहाँ पर जब ये सिस्टम जब काम करेगा तो इसको कुछ इस तरह से विकसित किया गया है कि यहाँ पर पटरियों में कोई हलचल होती है तो उससे कंपन उत्पन्न होगा, और उस कंपन का जो संदेश है सीधा रेलवे के हेडक्वार्टर में जाएगा, और वहां से सीधा जो संकेत इनको मिल जाएगा कि कोई ना कोई यहाँ पर गड़बड़ है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो दुर्घटनाएं होती थी इन पर काफी हद तक यहाँ पर लगाम लगाई जा सकती है। तो ये सिस्टम है, इसका आईडीएस नाम है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिसंबर 2023 करंट अफेयर का अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है 13th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप टाइटल वोन बाय हूम, कि 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर पे ये पंजाब। हाल ही में पंजाब ने यहाँ पर ये जो खिताब है वो यहाँ पर जीता था, जो कि पिछले महीने ही यहाँ पर आयोजित हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है करंट यहाँ पर जीके से, इसलिए इस क्वेश्चन को दिसंबर 2023 की करंट अफेयर में यहाँ पर शामिल किया है। तो ठीक है, इसका सही आंसर आपको मिल गया। पंजाब में यहाँ पर ये जो पंजाब ने जीती है यहाँ पर ये चैंपियंस ट्रॉफी। इसका फाइनल जो मैच है वो यहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और ये जो मैच है ये पंजाब और हरियाणा के बीच में यहाँ पर खेला गया था, जिसमें पंजाब ने जीत हासिल की है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी हर मंथ इसी तरह से न्यू करंट अफेयर्स यहाँ पर आती रहेगी। बाकी की जनवरी से लेकर दिसंबर की सारी करंट अफेयर्स के वीडियो हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, तो आप जाकर के विजिट करके जो है सभी को देख सकते हैं। और आपके जो भी कोई सुझाव हो या कोई कमी हमारे से रह गई हो उनके बारे में आप हमारे को जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में हम उनमें सुधार कर सकें और इन वीडियोज को और जो कंटेंट हमारा इसको और भी यहाँ पर बेहतर बना सकें। तो आपके जो भी सुझाव एंड जो कमेंट है वो आप हम तक जरूर पहुंचाएं, और जहां भी आप ये वीडियो देखें जब भी आपको इसका फीडबैक देना हो उसके बारे में जो है आपको अच्छा बुरा गलत जो भी लगता है उसके बारे में जरूर से बताएं, ताकि हमारे को और मोटिवेशन एंड आप लोगों से और कुछ सीखने को यहाँ पर मिले कि हम जो इस कंटेंट जो हमने ये बनाया है इसमें क्या बदलाव हम और कर सकते हैं और किस तरह से आप लोगों के लिए इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।